तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और छोटा सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम इसको समझेंगे। बड़े सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आती हैं और एक बात और बता दें कि ये टॉपिक जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा ये स्कोरिंग भी है। अगर हम दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वेदर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वेदर आप सीबीएसई का दे रहे हैं, वेदर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस के अगर मैं थोड़े से बेटा बैकग्राउंड पे चलूँ तो म्यूटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में, जहाँ पे हमने ये इस बात को समझा कि जो म्यूटेशंस हैं वो ज़्यादातर किस में आती हैं, डीएनए में आती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने जीन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने म्यूटेशन से रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करी थी। तो अब क्योंकि इस चैप्टर में भी म्यूटेशंस के बारे में दिया गया है, तो हम दोनों चैप्टर्स को रिलेट करके यहाँ पे आपको ये आज टॉपिक पढ़ाएंगे और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो म्यूटेशंस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने मैक्सिमम बच्चे ये जानते हैं कि डीएनए जो है इसके अंदर जीन्स हैं और हर एक जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करने के बाद वो अपना एक्सप्रेशन देता है। तो कभी कभार आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे केस देख लेते हैं कि जहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन आ रहा होता है। तो वो जो अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, वो इस कारण आ रहा है क्योंकि उस एक्सप्रेशन के लिए जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बन पा रहा है, यानी कि उसके लिए जो एमआरएनए की कोडिंग थी वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब जो डीएनए ने इन्फॉर्मेशन आरएनए को दी है वो गलत दी है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आ जाए, डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आ जाए तो इसका मतलब आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा और आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया तो प्रोटीन भी गलत बन जाएगा और एक्सप्रेशन भी खराब हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जिसमें डीएनए में अचानक से कोई चेंज आ जाती है जिसके कारण जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसमें बदलाव आ जाते हैं, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन की अगर बात करी जाए तो म्यूटेशन जो है ये अचानक से डीएनए में आती है। म्यूटेशन जो है ये एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है। हाँ, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो म्यूटेशंस होना ज़रूरी हैं, लेकिन वो जो म्यूटेशंस हैं वो कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो डीएनए में काफ़ी समय बाद आती हैं। लेकिन अगर अचानक से अनएक्सपेक्टेड डीएनए में कोई बदलाव आता है और वो बदलाव पेरेंट्स से डायरेक्टली अगर बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें बेटा, सो दे आर द सर्टन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और इन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। इज दैट क्लियर? इन्हें कहा जाता है म्यूटेशंस। अब हमें इस बात को समझना है कि म्यूटेशन होने का कारण क्या होता है, या आप ये समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हमें यहाँ पे समझनी है। तो म्यूटेशन समझने से पहले बेटा हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। तो हमने देखिए एक यहाँ पे एमआरएनए की चेन बनाई है। अगर हम इस एमआरएनए की चेन की बात करें तो ऑब्वियसली ये कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन तो ज़रूर बनाएगा। अब अगर हम इस एमआरएनए की में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करें तो ऑब्वियसली प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए और हर एक अमीनो एसिड का एक जेनेटिक कोड होता है जो कि एक ट्रिपलेट कोड है। तो ट्रिपलेट कोड के हिसाब से अगर बात करें तो पहला ट्रिपलेट कोड अगर मैं यू से स्टार्ट करूं तो पहला यूसीए होना चाहिए, दूसरा यूजीए होना चाहिए, तीसरा एसीजी होना चाहिए, एसीसी, सीयूसी एंड यूएए। तो ये आ गई हमारी पहली फ्रेम, ये आ गई हमारी फर्स्ट फ्रेम जो हमने यहाँ से यू से स्टार्ट करी। अगर हम सेकंड फ्रेम की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? सी से स्टार्ट होगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगी। अब मैं यहाँ पे बोलता जाऊँगा, आप इस फ्रेम को देखते रहिएगा। सी ए यू, जी ए, सी जी ए, ट्रिपल सी एंड यू सी यू। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी फ्रेम की। तो तीसरी फ्रेम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ए से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? ए से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं तीसरी फ्रेम की बात करूँ तो अब मैं फ्रेम को बोलता जाऊँगा ऊपर से और आप यहाँ पे मैच करते जाइएगा। तो सबसे पहले बेटा ए यू जी होना चाहिए, उसके बाद ए सी होना चाहिए, उसके बाद जी ए सी होना चाहिए, उसके बाद सी सी यू होना चाहिए, उसके बाद सी यू ए होना चाहिए। देखिए मैच कर गया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट हमने जब ये तीन फ्रेम्स बनाई, अब तीन ही क्यों बनाई, चार क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बेटा
जो जेनेटिक कोड होता है वो एक ट्रिपलेट कोड होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट कोड। तो अगर 4 फ्रेम बना देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जेनेटिक कोड जो वो टेट्राप्लेट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ जिस फ्रेम पे स्टार्ट कोडॉन लगा होगा। क्या लगा होगा? तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन लगा है 3rd फ्रेम पे, AUG। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इस फ्रेम से क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब तीनों फ्रेम जो हैं, ये तीनों की तीनों फ्रेम प्रोटीन नहीं बना सकती हैं, यानी कि जो प्रोटीन बनाने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/3, क्योंकि तीनों में से कोई एक ही फ्रेम क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। और वो कौन सी वाली फ्रेम होगी? जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन लगा होगा। तो ये तो आ गया म्यूटेशन को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम, जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा बेटा, तब तक आप म्यूटेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो म्यूटेशन में जो बेटा सबसे पहली टाइप है दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे कहा जाता है। आप अगर कोई क्रिकेट मैच देखते होंगे या कोई फुटबॉल मैच देखते होंगे, कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई मैच देखें, तो मैच में अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह दूसरे प्लेयर्स को रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन या पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, ये हमने एक नॉर्मल फ्रेम बनाई है। क्या बनाई है? एक नॉर्मल फ्रेम। जैसे कि ये स्टार्ट कोडॉन है मेथियोनिन, उसके बाद लाइसिन, उसके बाद प्रोलिन, उसके बाद ग्लाइसिन और उसके बाद ल्यूसिन। उसके बाद क्या? ल्यूसिन। ये हमने 5 अमीनो एसिड लगाए हैं सिंपली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर हम इस फ्रेम में, इस पूरी फ्रेम में किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दें, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर C को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसके साथ? A के साथ। ध्यान देखिएगा, हमने C को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है A के साथ। ये हम नहीं कर रहे हैं, अगर DNA में ऐसा हो जाए, ये कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए CUA पहले क्या बना रहा था? ल्यूसिन। लेकिन अब C की जगह हम क्या ले आए? A। तो ये क्या बनाएगा? AUA, आइसोल्यूसिन। यानी कि जिस प्रोटीन में पहले मेथियोनिन, लाइसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन जोड़ना था, अब उसमें मेथियोनिन, लाइसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन जुड़ेगा। यानी कि प्रोटीन तो हमारा बन रहा है, लेकिन प्रोटीन में क्या आ रहा है? डिफेक्ट आ रहा है। प्रोटीन में क्या आ रहा है? जो हमें एक्चुअल प्रोटीन चाहिए था पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का, वो ना बन के थोड़ा सा उसमें क्या आ गया? बदलाव आ गया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के कारण। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड के कारण अगर एक अमीनो एसिड प्रोटीन का चेंज हो जाए, उसे पॉइंट म्यूटेशन या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहा जाएगा। हियर वन न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन ऑकर, हियर ओनली वन अमीनो एसिड चेंज बट नो चेंज इन द फ्रेम। फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रेम वैसे की वैसी रहेगी। तो याद करिए पिछले चैप्टर में जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या होता था बेटा? जो 6th नंबर का ग्लूटामिक एसिड होता था उसको रिप्लेस कर देता था कौन? वेलाइन। सो सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पॉइंट म्यूटेशन। तो वहाँ पे भी क्या होता था? एक अमीनो एसिड के चेंज होने से केवल एक ही या एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से एक ही अमीनो एसिड में क्या आता था? बदलाव आता था। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी पहली म्यूटेशन की टाइप। अब हमारी जो दूसरी टाइप है म्यूटेशन की, दैट इज़ द एडिशन एंड डिलीशन, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसके लिए भी बड़ा ही सिंपल सा, आप पीछे वाले का तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब तो इसके लिए हमें दोबारा से, अब क्योंकि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, तो इसके लिए भी हमें पहले फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले समझाया। तो ये देखिए मैंने एक नॉर्मल फ्रेम बनाई है जिसमें ये स्टार्ट कोडॉन है। तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी कुछ इस तरीके से सीक्वेंस बना AUG, AAA, CCC, GG एंड CUA। ये हमारी नॉर्मल फ्रेम है। अब अगर हम इस फ्रेम में देखिए लिखा क्या है? एडिशन एंड डिलीशन। अगर हम किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दें,
किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दें, ऐड कर दें, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दें, अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि हमने क्या करा, ए और ए के बीच में यू को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, यू को ऐड कर दिया, तो अब होगा क्या, ए और ए के बीच में यू के ऐड करने से क्या हो जाएगा, जो हमारी नई फ्रेम बनेगी, पहला तो ये रहेगा, अगली फ्रेम क्या बन जाएगी, ए यू ए, ये वाली बन जाएगी, फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगी, ए सी सी, सी जी जी, जी सी यू और लास्ट में ए। यानी कि देखिए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से ये पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या हो गई, चेंज हो गई, या आप ऐसे कह लीजिए ये पूरी की पूरी फ्रेम क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। सिर्फ एक के बदलने से देखो पूरा का पूरा आगे प्रोटीन क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड ही बदल जाएंगे। जो पहले ट्रिपल ए था अब वो क्या हो गया, ए यू ए, जो पहले ट्रिपल सी था वो ए सी सी हो गया, जो पहले ट्रिपल जी था वो सी जी जी हो गया, जो सी यू ए था वो जी सी यू हो गया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से। अब डिलीट करके भी देखते हैं, दूसरा क्या डिलीशन, कि अगर सपोज करिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, बेटा ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये वाला डिलीट करो, आप कोई भी डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं यहाँ से ए को डिलीट कर दूँ तो हमारी न्यू फ्रेम क्या बनेगी, ए यू जी, और ए को डिलीट कर दे तो क्या बने, ए ए सी, सी सी जी, जी जी सी एन यू ए, इस तरीके से बन जाएगा। तो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को हमने ऐड किया, एक बार डिलीट किया, उसकी वजह से पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। इस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है एडिशन एंड डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट। जैसे कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल ली है, देखिए ज़रा ध्यान से, राम हैज़ रेड कैप। तो ये क्योंकि सारे देखिए 3-3 लेटर्स के हैं ये, तो इनको हम मान लेते हैं कि ये जेनेटिक कोड है, यानी कि कोडॉन है। तो अगर सपोज करो कि मैं यहाँ से एच को क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, डिलीट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम ASR EDC ऐप, इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ये देखिए राम ASR EDC ऐप, एच को क्या किया मैंने यहाँ से डिलीट किया। और अगर सपोज करो कि मैं अगर ए और एम के बीच में बी को ऐड कर दूँ क्या कर दूँ, बी को ऐड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, RAB MHA SRE DCAP। बात समझ में आ रही। तो ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है जो 3 लेटर्स का है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। जल्दी से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो म्यूटेशंस है बेटा, ये आपके सिलेबस में सच तो नहीं है, लेकिन ये आपको नीट में पूछी जा सकती हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। तो सबसे पहले आ गई सेम सेंस म्यूटेशन। क्या आ गई, सेम सेंस म्यूटेशन। तो सेम सेंस म्यूटेशन में क्या होता है, हमने ये देखा था कि बड़े सारे अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक कोड डिफरेंट है, या आप ऐसे कह लीजिए कि बड़े सारे अमीनो एसिड्स ऐसे थे जिनके बहुत सारे क्या थे, जेनेटिक कोड्स थे। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये एक प्रोटीन है जो 2 अमीनो एसिड का बना हुआ है, AUGN GGC। तो GGC क्या बना रहा है, ग्लाइसिन। क्या बना रहा है, ग्लाइसिन। अगर हम इस C की जगह पे A को ले आए, C की जगह पे किसको ले आए, A पे, तो म्यूटेशन तो हुई है। लेकिन अगर GGC जो ग्लाइसिन बना रहा था, अगर मैं C की जगह पे A ले आऊँ तो GGA का भी जो कोड है, वो भी किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए, क्योंकि ग्लाइसिन के ये दोनों कोड्स हैं। आई बात समझ में। यानी कि न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हुआ, यानी कि म्यूटेशन तो हुई, लेकिन अमीनो एसिड में कोई भी बदलाव नहीं आया। इस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है सेम सेंस। न्यूक्लियोटाइड बदलेगा लेकिन अमीनो एसिड में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है बेटा, जहाँ पे एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड हों। ग्लाइसिन का ये भी कोड है और ये भी कोड है। उसके बाद आ गया मिस सेंस। तो मिस सेंस जो है बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है। तो मिस सेंस में क्या होता है कि पूरे के पूरे प्रोटीन में किसी एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से कोई एक अमीनो एसिड में क्या आता है, बदलाव आता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड चेंज एंड ओनली 1 अमीनो एसिड चेंज, और इसका कारण क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, ग्लाइसिन। और बताया मिस सेंस, मतलब जो सेंस थी प्रोटीन की वो हल्की सी क्या हो गई, मिस हो गई, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद आ गया नॉनसेंस। उसके बाद क्या आ गया, नॉनसेंस। बड़ी बेहतरीन ये भी म्यूटेशन का एक टाइप है। तो समझने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बड़ी राजी खुशी mRNA के ऊपर प्रोटीन बन रहा था, राजी खुशी अमीनो एसिड जुड़ रहे थे। हुआ क्या, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि प्रोटीन बनते बनते अचानक से क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन, जो कि नहीं आना चाहिए था, जो कि नहीं आना चाहिए था। फिर से समझिए, प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन बनते बनते अचानक से कुछ ऐसा हुआ, म्यूटेशन हुई DNA में
कि बीच में क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो पूरा नहीं बन पाया। तो अगर mRNA जिस पे प्रोटीन बन रहा है, अगर उसको कोई स्टॉप कोडॉन इंटरप्ट कर दे या फिर कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड इंटरप्ट कर दे जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाए, स्टॉप कोडॉन, तो उसे कहा जाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। ऑब्वियसली ये नॉनसेंसो वाला ही काम है कि जैसे देखिए ये एक प्रोटीन बन रहा था AUG, AAA-CG, अपने आप में क्या बना रहा था, एक प्रोटीन बना रहा था, लेकिन हुआ क्या, इस A की जगह जब U आया तो UA क्या है, स्टॉप कोडॉन, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे क्या हो गया, स्टॉप, ये पूरा नहीं बन पाया, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो कैसा रह गया, इनकम्प्लीट, क्योंकि ट्रांसलेशन जल्दी रुक गई। इसे कहा जाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहा जाता है इसे, नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। ये वही वाली बात है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, 10 पेज पढ़ने थे, 1 पेज पढ़ के बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल कैसा काम किया आपने, नॉनसेंस वाला काम किया। उसी तरीके से अगर आपने इस लेक्चर को देख के अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए कि थोड़ा सा चलो बना के बाकी बाद में बना लेता हूँ, तो आप भी बिल्कुल क्या हैं, नॉनसेंस है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। म्यूटेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपके दिमाग में ये चीज़ें घुसी होंगी। और बड़े सारे बच्चे जब NCERT में रीडिंग करते हैं कॉन्सेप्ट को तो समझ में नहीं आता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट ट्रांसलेशन आपको पढ़ा दिया, इसके बाद हम एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।